दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी राहत निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। क्या है पूरा मामला, उसको अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या अदानी ग्रुप के लिए अब राह आसान हो चुकी है? दूसरी तरफ अदानी ग्रुप के ऊपर अभी भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर देखने को मिल रहा है और एक बड़ी डील है जिसको डिले करने की संभावना बन रही है। और ये डील क्या है और इसकी वजह से क्या अदानी ग्रुप को नुकसान हो सकता है? दूसरी तरफ आज 22 अप्रैल है, अदानी ग्रुप की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है जिसमें कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ बड़ी यहाँ पे खबरें आ रही है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि हमने 2 साल तक बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, उसके बाद ये रिपोर्ट पेश की। लेकिन अल जजीरा के ऊपर जो रिपोर्ट निकल कर आई उसके हिसाब से हिंडनबर्ग ने कुछ भी नहीं किया। उसने जो पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट थी उसको ही सार्वजनिक किया, जो ऑलरेडी 2015 में सारी रिपोर्ट निकल के आ चुकी थी। तो यहाँ पे क्या है पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे और किसने सबसे पहले अदानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट पेश की थी और उसका क्या खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जो अदानी ग्रुप की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एपीलेट ट्राइब्यूनल के आदेशों को बनाए रखा है। कई राज्यों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की अपील को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, डिस्कॉम शामिल है। और आप देख सकते हो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है स्टॉक के ऊपर भी। अब जाकर एक्सचेंज की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेशों को बनाए रखा है, यानी उसको बरकरार रखा है। ट्रिब्यूनल के 3 फैसलों पर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की अपील, ट्रिब्यूनल के 2 फैसलों पर राजस्थान डिस्ट्रीब्यूशन की अपील और ट्रिब्यूनल के तीसरे फैसले में हरियाणा डिस्कॉम की अपील को भी खारिज कर दिया है। इन 3 राज्यों ने अलग अलग जो वाकई डिस्कॉम है उन्होंने जो अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में वो सारी खारिज कर दी गई है। कंपनी ने कहा है कि इस फैसले के बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ लंबे समय से चल रहे सारे विवाद खत्म हो जाएंगे और अदानी पावर ने जो अपने दावे किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे बिल्कुल सच साबित हुए। तो एक तरह से देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट में लगातार अदानी ग्रुप की जीत हो रही है। चाहे कोई भी अलग अलग फैसले हो, कोई भी अलग अलग मामले हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामले जा रहे हैं तो वहाँ पे अदानी ग्रुप इन मामलों में एक तरह से बहुत तेज़ी से बरी होते हुए निकल रहे हैं। उनको यानी उन्होंने जो कामकाज किया उसमें उन्होंने कोई गलतियाँ नहीं की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला यहाँ पर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने जानकारी दी थी कि अदानी पावर के साथ साथ कंपनी की पहले से सब्सिडरी अदानी पावर महाराष्ट्र, अदानी पावर राजस्थान और अदानी पावर मुंद्रा से जुड़े तीनों सब्सिडरी अदानी पावर को ये जो उसकी सब्सिडी थी कंपनी अब अदानी पावर में ऑलरेडी मिला दी गई है और ये सारी की सारी अब अदानी ग्रुप की ही अदानी पावर के ही कंपनियों में शामिल हो चुके हैं। ये जो सब्सिडी थी इनका मर्जर पहले ही ऑलरेडी अदानी ग्रुप ने कर लिया है, तो अब ये पूरे अदानी पावर के ही हिस्सा है और इन कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पे मोहर लगा दी है, जो अलग अलग लंबित मामले थे वो सारे के सारे खारिज कर दिए गए हैं। यानी एक तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है अदानी ग्रुप को और ये काफ़ी अच्छा फैसला है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप की तरफ से एक्विजिशन ऑफ MRO यानी मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल का जो कामकाज है एयरवर्क्स कंपनी का, वो अब यहाँ पे डिले होता हुआ दिखाई देगा। यानी इस कंपनी का एक्विजिशन अदानी ग्रुप इस समय नहीं करने जा रहा है। तो यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही है कि जो MOU साइन हुआ था एयरवर्क्स कंपनी और अदानी ग्रुप के बीच में, जिसकी डील का जो डेट थी वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड होने को तैयार है। और ऐसे में आप देख सकते हो जो लेटेस्ट डेडलाइन है वो Q4 की फाइनेंशियल 23 की है। तो ये समझ सकते हो कि वो ऑलरेडी ये जो इनकी डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है और इस एक्वेशन को नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो देख सकते हो लास्ट अक्टूबर को ही अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी जो सब्सिडीज कंपनी अदानी ग्रुप की, उसने एक MOU साइन किया था एयरवर्क्स के साथ में, जिसकी टोटल वैल्यू थी 400 करोड़ रुपीज़ की। तो जो अंदर की खबरें निकल के आ रही है कि ये डील क्लोज नहीं हो पाई, इसको आप देख सकते हो कि इसके पीछे वजह कि पुंज लॉयड कंपनी जिसकी इसमें 23% की स्टेक है, जो कंपनी आप देख सकते हो उसकी बैंकरप्सी के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी जो स्टेक यहाँ पे नहीं ली गई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये MOU का डेडलाइन एक्सपायर हो गया। इसके पीछे वजह है कि पुंज लॉयड का मामला, जो आप देख सकते हो कि उसकी जो ऑलरेडी लिक्विडेशन के तहत है, तो वहाँ पे उनके शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए थी और भी बहुत सारे प्रोसेस थे वो भरे गए बाकी, और इस वजह से समय पे ये जो MOU था ये साइन नहीं हो पाया और इसकी वजह से ये एक्सपायर हो गया है। फिलहाल इस मामले पे अदानी ग्रुप या एयरवर्क्स की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। इसके अलावा पुंज लॉयड की तरफ से भी इसके ऊपर कोई भी कमेंट्स नहीं किया गया है। लेकिन मामले के जानकार कह रहे हैं कि ये जो डील है फाइनल स्टेज पे और बहुत जल्द पूरी हो सकती है। वैसे इसकी जो डेडलाइन तो निकल चुकी है, लेकिन कह रहे हैं कि डील फाइनल होगी। एयरवर्क्स की बात करें, इस कंपनी की शुरुआत 1951 में हुई थी, जो 2 दोस्तों ने मिलकर की थी, PS मेनन और BG मेनन। और आप देख सकते हो कि इसका जो प्रेजेंस है वो 27 सिटीज़ के अंदर है, जिसमें आप देख सकते हो कि मुंबई, इसके अलावा देखें तो कोची और इसके अलावा इंडियन एविएशन,
जो आप देखिए 1947 में बना हुआ MRO है। अगर ये डील हो जाती है अदानी ग्रुप की तो इस सेक्टर में और मजबूती आ सकती है अदानी ग्रुप को, क्योंकि सर्विस मेंटेनेंस का काम मिल जाएगा एविएशन का। फिलहाल अदानी ग्रुप का जो इस समय मुख्य जो ध्येय है कि दो रास्तों से आगे बढ़ना है। एक तरफ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट को एक्वायर करना है, और दूसरी तरफ देखें तो एयरपोर्ट की जो सर्विस मेंटेनेंस का काम है, जो MRO है, वो भी अपने हाथ में लेना है। और इस तरह से देखें तो पूरी तरह से इस बिजनेस में पकड़ आ सकती है। फिलहाल अदानी ग्रुप के पास एक मुंबई एयरपोर्ट है। इसके अलावा देखें तो अहमदाबाद, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, गुवाहाटी, मैंगलोर, ये सारे एयरपोर्ट अदानी ग्रुप के अंडर में। इंडियन MRO इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो $1.7 बिलियन के आसपास थी 2021 में, जो 2031 तक $4 बिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी बहुत बड़ा ये कारोबार है। और आप देख सकते हो कि कंपनी एनुअल ग्रोथ के हिसाब से देखो CAGR 8.9% के आसपास रह सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस MRO का ये बिजनेस अगर अदानी ग्रुप को मिल जाता है तो इसके एयरपोर्ट का जो बिजनेस है उसमें इनकी पकड़ और मजबूत हो सकती है। तो क्या ये डील हो पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन अदानी ग्रुप इस समय बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहे हैं, और ऐसे में नहीं लगता कि उनकी तरफ से जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आज 22 अप्रैल है और अदानी पोर्ट्स की आज मीटिंग होने जा रही है, और इस मीटिंग के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ जो इनकी इक्विटीज़ है, जो डेट इक्विटीज सिक्योरिटीज़ के माध्यम से इन्होंने जो अपनी पैसे लिए उठाए वो उसको पार्शियली बाय बैक किया जा सकता है। अब वो डॉलर में होगा या रुपीज़ में, ये तो देखना होगा, ये मीटिंग के बाद में पता चलेगा। लेकिन कुछ सिक्योरिटीज बाय बैक करने की संभावना बनेगी, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि वो फिर से एक कॉन्फिडेंस जगाना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर के मन में कि अदानी ग्रुप मजबूत है और आने वाले समय में वो अपनी हर मुसीबतों से लड़ने को तैयार है, और इसीलिए वो पार्शियली बायबैक करने जा रहे हैं। तो ये आज की मीटिंग में ये समझ में आएगा क्या फाइनली ये होने वाला है। लेकिन आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप का पिछले दिनों जिस सप्ताह में हमने देखा तो गिरावट का माहौल बना। अदानी ग्रुप के शेयरों में करीब 11,440 रुपीज़ की मार्केट कैप में और गिरावट हुई है। आप देख सकते हो कि ये जो गिरावट हुई, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदानी विल्मा लिमिटेड, इन सब का मिलकर करीब 735 रुपये से लेके 7,385 रुपये तक का मार्केट कैप कम हो चुका है। इसके अलावा देखें तो अदानी पावर लिमिटेड, अदानी टोटल गैस, अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इनमें जो है 161 करोड़ रुपये से लेकर 3,889 रुपीज़ के मार्केट में इजाफा हुआ है। तो कुछ शेयरों ने यहाँ पे बढ़ोतरी जरूर दिखाई है, लेकिन गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई, और आप देख सकते हो इसकी वजह से इनके मार्केट कैप में यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर कपिल शाह जो MK ग्लोबल के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1900 का। इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद कुछ पॉजिटिव माहौल बन सकता है, लेकिन दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और नीचे की तरफ जो सेलिंग प्रेशर है वो 1700 का है। अगर ये स्तर टूटेगा तो फिर सेलिंग प्रेशर भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर उनका कहना है कि फिलहाल स्टॉक 1000 से 910 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर इसने एक बार 910 का अगर ये जो सपोर्ट तोड़ा तो फिर ये 830 के लेवल तक भी जा सकता है। यानी फिलहाल देखें तो माहौल थोड़ा सा यहाँ पे डावाडोल दिख रहा है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो जो इमीडिएट इसका आप देखें तो बेस जो बंदा है 650 का लेवल है, और इसको जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो अभी जो है बेरिश वातावरण बना रहेगा, स्टॉक में और गिरावट की संभावना भी बन सकती है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो जो सपोर्ट है वो 920 का है, और उस सपोर्ट के ऊपर जब तक स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना बनेगी, वरना गिरावट हो जाएगी। कुल मिला के अब सब सारा का सारा जो मामला है वो आने वाले समय में न्यूज़ के ऊपर चलेगा। कोई पॉजिटिव खबर आएगी उसके बाद में ही पॉजिटिव माहौल बन सकता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा हिंडनबर्ग ने कहा है कि हमने 2 साल की रिसर्च के बाद में ये रिपोर्ट पेश की है, लेकिन यहाँ पे जो अल जजीरा की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये जो सारी की सारी जो रिपोर्ट और ये जानकारी हिंडनबर्ग बता रही है, ये तो ऑलरेडी 2015 में ही पब्लिश हो चुकी थी। यानी 2015 से ही ये सारी बातें जो निकल के आ चुकी थी, जिसमें आप देख सकते हो कि ये प्रांजय गुआ ठाकुर का ने ये सबसे पहले इसके ऊपर रिपोर्ट पेश की थी 2015 में अदानी ग्रुप के ऊपर, और उन्होंने कई एलिगेशन लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर, जिसमें कोल और पावर के बिजनेस में उन्होंने कई तरह के बेनिफिट लिए और रूल्स ब्रेक किए, ये सारी जानकारी उन्होंने दी थी। उसके बाद में देखें तो 2017 में अदानी ग्रुप की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनके ऊपर केस फाइल किया गया, और उसके बाद में देखें तो अदानी ग्रुप की जो ये कार्रवाई के बाद में ठाकुर का को रिज़ाइन करना पड़ा। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पेपर के जो दोनों एडिटर थे वहाँ से उनको रिज़ाइन करना भी पड़ा, और उनके ऊपर काफ़ी केस चल रहे हैं। अभी तक कम से कम उनके ऊपर 2-3 केस अदानी ग्रुप की तरफ से
फाइल किए गए अलग अलग स्टेट से, वो अभी उनके ऊपर चल रहे हैं। तो कुल मिला के जो हिंडनबर्ग कह रहा था कि मैंने रिसर्च किया, ये सारी बातें गलत है। और यहाँ पे क्लियर भी किया है ठाकुरगा की तरफ से कि जो मैंने पब्लिश की थी रिपोर्ट वही सारी पब्लिक डोमेन में थी, उसी को हिंडनबर्ग ने एक जरिया बनाया और अपना खुद का फायदा उठाया शॉर्ट सेल के माध्यम से। तो ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि हिंडनबर्ग की मंशा साफ नहीं थी, और जो पहले से रिपोर्ट है ऑलरेडी अलग अलग जो मीडिया हाउस की तरफ से दी गई थी, उसी को उन्होंने उसके ऊपर नमक मिर्च लगा के पेश कर दिया। तो ये बातें यहाँ पे साबित हो गई है कि ये जो पूरा मामला है 2015 से ही चल रहा है, और ऑलरेडी प्रांजय गुहा को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा और उनके ऊपर काफ़ी केस चल रहे हैं जो अभी कोर्ट के अधीन है। तो ये देखना होगा आने वाले समय क्या मामला बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।